वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से भी है कि ये हर घर का इशू है, हर दूसरे घर का इशू है। गायनी के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी कभार ये प्रॉब्लम्स वाइफ में होते हैं, कभी कभार ये प्रॉब्लम हस्बैंड में होते हैं। लेकिन हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा, हमारा सारा फोकस खवातीन की तरफ होता है। हम उनके ऊपर फोकस करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कभी कभार आपको पता चलता है कि खवातीन में तो प्रॉब्लम नहीं है, ये मर्दों में भी प्रॉब्लम है। और स्पेशली जो फर्टिलिटी के इशूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में इस वक्त रच बस चुके हैं। इसकी वजह हमारी डाइट भी हो सकती है, हमारी डेली रूटीन भी हो सकती है, हमारा एक्सरसाइज से दूर होना भी हो सकता है। तो इन तमाम तरह इशूज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए मैं चाहती हूँ आप नंबर्स भी अनाउंस कर दें। अगर नंबर भी अनाउंस कर देते हैं। गजल आजकल नंबर बड़े अनाउंस कर रही हैं। 05189010008 और 05189010007, इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई इशू है तो आज हमारे साथ जो डॉक्टर साहबा मौजूद हैं उनसे आप अपने इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं और वो आपके इश्यूज को एड्रेस भी करेंगे। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए इन स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर फरवा हमीद साहिबा। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फरवा फॉर योर टाइम। जिस तरह से हसनैन ने स्टार्ट में कहा ना कि अब ये बहुत कॉमन होते जा रहे हैं फर्टिलिटी के इश्यूज, मुझे बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे कॉमन इश्यूज हैं और क्यों होते जा रहे हैं ज़्यादा। Okay, first of all, I would say thank you for having me again here. And it's a very, very important topic. Fertility, 10 to 15% of couples do face fertility in their lifetime. Multiple reasons हो सकते हैं, जैसे भी आपने बताया कि हम समझते हैं कि सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड है और ब्लेम गेम और गिल्ट सारी वुमेन के ऊपर जाती है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली 30 to 40% ऑफ केसेस में ऑफ कोर्स वुमेन के इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें से हार्मोनल इम्बैलेंसेस है। जो सबसे कॉमन हार्मोनल इम्बैलेंस है दैट इज़ नोन एज PCOS। इस पे मल्टीपल फोरम्स पे ऑलरेडी बात हो चुकी है। अदर देन दैट ट्यूबल इश्यूज हो सकते हैं कि ट्यूब्स ही ब्लॉक हैं तो फर्टिलाइजेशन ही पॉसिबल नहीं है, स्पर्म और एग का मिलना ही पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं मेल फैक्टर्स जो कि 35 to 40% प्रेवलेंट होते हैं। उसमें स्पर्म की क्वांटिटी कम होना, स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि जिसको स्पर्म की स्विमिंग पावर कहते हैं वो ना होना, इसके अलावा उनकी मॉर्फोलॉजी में कोई इश्यूज होना। फिर आते हैं 10 to 20% केसेस जिसमें कंबाइंड यानी कि औरत का इशू भी है और मर्द का इशू भी है, तो वो थोड़े से ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड केसेस में चला जाता है। और फिर 1 in 4 कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी कि साइंस को भी नहीं पता, एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन, लैब सीम्स टू बी फाइन, अल्ट्रासाउंड भी फाइन, तो वो नेचर ने कुछ चीज़ों में पर्दा डाला हुआ है। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि व्हाट इज़ द कॉज, तो हम उसको बोलते हैं कि 1 in 4 कपल्स डू फेस अनएक्सप्लेन्ड सफर्टिलिटी। और इसके लिए आपको सिर्फ दुआएं कर रही हैं? नहीं, मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, दुआओं के अलावा भी बहुत सी चीजें, दुआएं तो जरूर करनी है। मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो आप दुआएं करवा सकते हैं। दुआएं तो लाजमी करें, लेकिन उसके अलावा देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स जो कि अवेलेबल हैं कि ट्राई किया जा सकता है कि वी कैन नॉट बी होपलेस। बिल्कुल। अच्छा फरवा, मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ हमने देखा है कि अगर किसी को भी इस तरह से फर्टिलिटी के इश्यूज हैं, हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं खातून पे कि आप जाके ये टेस्ट करवाइए, आपके अगर PCOS का प्रॉब्लम है तो ये आपका ही प्रॉब्लम होगा। उसके बाद हम उसके थायराइड के टेस्ट करवाएंगे, हम फलां टेस्ट करवाएंगे, हम फलां टेस्ट करवाएंगे। मर्दों की तरफ ना हमें कोई 4-5 साल बाद याद आती है, यार इसका भी टेस्ट करवा लिया जाए, और उसका तो एक ही टेस्ट है, वो बड़ा डिटेल टेस्ट हो जाता है। तो ये बताइएगा कि ये दूसरी तरफ हमारी नज़र क्यों नहीं जाती? एक्चुअली एक तो ये थोड़ा सा सोशल डायलेमा है, एक टाबू है कि मर्द शायद समझते हैं कि भाई हम पता नहीं कोई मर्दानगी पे के ऊपर या कोई वार है कि अगर हमें टेस्ट करवाना पड़ गया है या इस तरह से है। दूसरा अक्सर मैं देखती हूँ जब आते हैं फर्टिलिटी के लिए तो वी एक्सपेक्ट के कपल आएगा, जाहिर है कपल का इशू है तो कपल शुड बी देयर, लेकिन अक्सर क्या होता है तो एक औरत उसके साथ उसकी सास होगी, आई वोंट सी द हस्बैंड देयर एंड आई से कि वी कैन नॉट डू कंसल्टेशन। हमने मेल की हिस्ट्री भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उसकी कोई पुरानी कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री है, कोई ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, कोई इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। अब हमारी सोसाइटी में ये समझा जाता है कि नहीं, जो भी इश्यूज़ हैं औरत के साथ ही होंगे, औरत का ही मसला होगा, तो वो मर्द उसके बैक एंड पे रह रहा होता है, हालांकि उनको कपल शाना बशाना साथ चलना चाहिए। और एक सिंपल टेस्ट है, मर्द का ऐसे भी नहीं कि बहुत से टेस्ट हम करवा रहे हैं, एक सिंपल टेस्ट है जिससे हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि वेयर वी स्टैंड and what is the next process we have to do. That should be done. वो तो लाजमी बिल्कुल होना चाहिए। ये जो फीमेल ओरिएंटेड चीज़ें हैं, ब्लेम गेम है, गिल्टी है, ये अनफॉर्चुनेटली इस सेंचुरी में भी अभी तक भी बहुत प्रेवलेंट है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर फरवा, मुझे ये बताएं कि जब कपल कंसीव नहीं कर पाते आफ्टर मैरिज, एक महीना या 2 महीने गुजरे, तो उसके बाद भी हमने ये चीज़ देखी है कि काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं सब फैमिली वाले कि पता नहीं कोई मसला है या कुछ। तो मैं ये चाहती हूँ आप देखने वालों को भी बताएं कि कब कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। वेरी गुड क्वेश्चन। वो मैंने एक मीम देखी थी वो जिसमें कहते हैं कि जैसी शादी हुई नेक्स्ट सुबह
अगली सुबह पूछा एनी गुड न्यूज़, तो वही वाली बात है कि मतलब लोग या सोसाइटी या इर्द गिर्द की फैमिली बड़ी एक्सपेक्ट कर रही होती है कि बस अब शादी हो गई है तो बस अब फ़ौरन बच्चा हो जाना चाहिए। एक तो आई वुड से कि कपल को अपनी जो इमोशनल लाइफ है उसको बिल्डअप करने के लिए तो टाइम देना चाहिए, ठीक है। फर्टिलिटी की जैसे आपने बात की, तो हम ये कहते हैं कि अगर एज 35 से नीचे है और आप 1 साल से शादीशुदा हैं एंड यू ट्राइंग फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट और 1 साल हो गया है और यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, यू हैव टू कंसल्ट। लेकिन अगर औरत की एज 35 से ज़्यादा है देन शी डजंट हैव टू वेट फॉर 1 ईयर, तो फिर 6 मंथ्स का विंडो हम देते हैं कि अगर आप 6 मंथ्स में कंसीव नहीं कर पाए, कंसल्ट अस। रीज़न एज फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स इस पर भी बात हो चुकी है कि एज के साथ औरत की जो एग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों गिरती है। तो 20s और 30s में द फर्टिलिटी इज गोइंग टू बी ऑन द हायर साइड, ठीक है। उसके बाद डिक्लाइन शुरू होता है 35 से थोड़ा सा ज़्यादा डिक्लाइन, और शार्प डिक्लाइन आता है 40 के करीब। तो एज फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज द नोन, इसको फर्टिलिटी की डेफिनेशन में भी यही आता है कि अगर 1 साल हो गया 35 से नीचे तो कंसल्ट करेंगे, अगर 35 के बाद है तो 6 मंथ बाद ही कंसल्ट करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, खवातीन के वाले से तो हम बात कर चुके हैं, अब मुझे ये बताइएगा कि अगर मर्द हजरात की बात की जाए तो उसमें स्पर्म काउंट की आपने बात की, मोर्टेलिटी की बात की। स्पर्म काउंट अगर किसी का 100% है, फिर मोर्टेलिटी अगर किसी की थोड़ी सी ख़राब है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर वो मोर्टेलिटी ख़राब क्यों है, उसको क्या कुछ करना चाहिए और वो इम्प्रूवमेंट किस तरह से होगी? ठीक है। अच्छा, पहले तो ये समझा जाता था ना कि मर्द तो 70 ईयर्स की एज भी में भी फर्टाइल होगा, तो मर्द को क्या होना है, कोई इतना ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अब जो नई रिसर्चेज हैं वो कहते हैं कि इवन द एज ऑफ मैन डज मैटर, कि 35 से ज़्यादा अगर मेल्स हैं तो उनकी जो स्पर्म की क्वालिटी है वो गिरनी शुरू हो जाती है, शार्पली गिरती है 35 के बाद। देन इस पे फैक्टर आता है कि उसको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, क्या वो स्मोकर है, वेप, अल्कोहल, मल्टीपल चीज़ें जो एडिक्शन है, इस तरह की चीज़ें हैं, स्ट्रेस फैक्टर कैसा है। अब अगर बात आई सीमन एनालिसिस की, सीमन एनालिसिस उसको कहते हैं कि जो एक हस्बैंड की पूरी रिपोर्ट मिलती है हमें कि उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स कैसे हैं, जिसमें मोटिलिटी आ गई, मॉर्फोलॉजी आ गई। अगर मोटिलिटी लो है तो पहले तो हम पूरे पैरामीटर्स सारे चेक ऑन करते हैं कि साथ सिर्फ मोटिलिटी ही लो है कि और भी स्पर्म काउंट टोटल लो आ रहा है। फिर हम अगर फर्ज करें ज़्यादा लो आ रहा है, वी डू गेट चेक हार्मोन्स कि अगर कोई गड़बड़ है तो हम मेल्स के भी हार्मोन्स करवाते हैं कि उनके हार्मोन्स, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल है, मल्टीपल और हार्मोन्स है, FSH है, LH है, थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, मल्टीपल ऐसी चीज़ें मेल्स में भी होती है कि कहीं उनकी कमी की वजह से अफेक्ट तो नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हम उनकी डाइट के ऊपर बात करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी पे बात करते हैं, अगर स्मोकर है तो सिजेशन पे बात करेंगे, फिर एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, मल्टीपल ऐसी मेडिकेशंस मौजूद हैं जो कि मोटिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट जरूर कर सकती हैं। सही। अच्छा, आपने डॉक्टर फरवा डाइट की बात की तो मुझे एक चीज़ याद आई कि अक्सर लोग घरेलू टोटकों पर भी एतबार कर रहे होते हैं और वो भी करने लग जाते हैं, उनको आप कितना सजेस्ट करती हैं? अच्छा, देखिए घरेलू टोटके ये तो इनकी फील्ड में पैरेलल चलते हैं, सुन जरूर ले, लड़ाई ना करें घर वालों से, लेकिन ये है कि अपने डॉक्टर से लाजमी एक दफा कंसल्ट कर ले। मल्टीपल टाइम्स ऐसे होता है कि घरेलू टोटकों में अब ये पियोगी, डॉक्टर हमारी सोसाइटी में लॉस्ट रिजॉर्ट है। सबसे पहले हम जाएंगे ये घरेलू टोटकों पे, फिर हम किसी वो जो होती हैं, कोई किसी गांव में होती हैं, दूर दराज में बैठी होती है, फिर हम उसके पास जाते हैं, वहाँ से अगर कुछ हल नहीं होता तो फिर हम आते हैं कि अब डॉक्टर के पास जाएं, और फिर डॉक्टर के पास भी जाने के बाद हम कहते हैं अच्छा ये टेस्ट है ना, ये 6, 7, 8, 9 महीने बाद करवा लेंगे हम। वो वही वाली पेशेंट्स मेरी आती हैं अक्सर, वो बोलती हैं कि हाँ हमने दम तो बहुत करवाया था, दम तो करवाया था, हाँ हर केस में हर केस में ऐसा है। लेकिन ना अभी अब 5 क्रूशल साल दम कराते हुए, हकीमों के पास जाते हुए, वो क्रूशल टाइम होता है जो अर्ली एजेस होती हैं, उसमें अब करवा लिया। उसके बाद जब बिल्कुल एंड टाइम, जब बिल्कुल पानी सर से ऊपर आ जाएगा, फिर आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो कि नहीं जी ये तो कुछ भी नहीं हुआ, चलें आप डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो मेरा ख्याल है घरेलू टोटकों पे बिल्कुल बिलीव ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मेडिकल साइंस कहती है उसके हिसाब से आप चलें कि आपको क्या ज़रूरत है। हो सकता है किसी को, देखिए बेसिक्स तो एक रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, वो तो सबको ही चाहिए होती है, ठीक है। कुछ चीज़ें किसी में कमी हो सकती है, कोई फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, किसी को थायराइड इशू हो सकता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही टेपर करेंगे कि किसको कौन से जुमरे में रखा जाए और कोई किस तरह स्टेप वाइज ट्रीटमेंट की जाए। और इसमें हम अपनी डाइट कैसे बेहतर कर सकते हैं जो कपल्स नहीं कंसीव कर सकते या फिर स्ट्रेस लेते हैं ज़्यादा? अच्छा, उसका सबसे आसान जवाब अगर मैं ज़रूर दूँ तो दैट वुड बी कि जितना आप नेचर के करीब रहते हैं उतना आपका बेनिफिट है। नेचर के करीब रहने का मतलब है ऑर्गेनिक डाइट, ठीक है। अब हम जंक फूड और प्रोसेस फूड वे वेरी इनटू इट, ठीक है। और हमने ये फर्टिलिटी ज़्यादा होते हुए, पहले इनफर्टिलिटी के इश्यूज बड़े कम होते थे, अब हम मोर फ्रीक्वेंट देखते हैं। एवरी आई वुड से कि 3rd पेशेंट इन माई OPD फर्टिलिटी
इश्यूज, ठीक है, चाहे वो प्राइमरीली हो या फिर सेकेंड, एक दफ़ा बेबी हो गया और सेकेंड चाहे कंसेप्शन नहीं हो पा रही, उसमें हमारी डाइट्स का बड़ा मेजर इशू होता है, बिकॉज लेट नाइट खाना एक स्केड्यूल नहीं है हमारा। फिर सबको पता है फूड पांडा के नंबर सबको आते हैं, दे कैन एनीबडी कैन ऑर्डर एनी टाइम के बस अब ये खा लेंगे। अब डाइट से इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि जो ओबेसिटी है दैट डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट करती है हार्मोनल बैलेंस को। जब हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ होगा तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाएगा या फिर आपको रेगुलर ओव्यूलेशन नहीं होगी। जब हर माहवारी में अंडेदानी में से अंडा नहीं निकलेगा, प्रेगनेंसी के चांसेस डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे। ओबेसिटी का एक बहुत बहुत मेजर रोल होता है फर्टिलिटी से रिलेटेड, और जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसका तरीका ये है कि बैलेंस डाइट लें आप, नट्स, सीड्स, प्रोटीन डाइट, हाइड्रेशन अच्छी और फिजिकल एक्टिविटी ऐड करें। आई वुड से कि डाइट इज़ 80% एंड 20% इज योर फिजिकल। ठीक हो गया, डाइट इज़ 80% और 20% आपकी बाकी एक्टिविटीज। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर फरवा हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद थे, इनफर्टिलिटी के हवाले से बात करी थी। इसके अलावा जो और कंसर्न्स थे प्रेगनेंसी को लेके, उनके हवाले से हमने बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेगमेंट ज़रूर पसंद आया होगा। ख़वातीन हज़रात, मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात हो गई, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।